हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फीड आईटीआई पे। और आज यहाँ पे हम लोग ओएनजीसी और बीआरओ इन दोनों की सीरीज़ जो है लेकर के आए हैं। ये दोनों सीरीज़ जो है वो चल रही हैं। तो मैं बीआरओ के लिए पर्टिकुलर एक यही सीरीज़ कंटिन्यू करूं और ओएनजीसी के लिए तो वो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि जो आपका ट्रेड है, जो आपके क्वेश्चन है, वो सारे वही हैं। तो यहाँ पे हम लोग पुराने वर्षों में पूछे गए कुछ प्रश्न पत्रों के बारे में जो है सॉल्यूशन करते हैं और डिटेल में सॉल्यूशन करते हैं। अगर आपने कोई थ्योरी कोई कहीं पे क्लियर नहीं भी होगी तो उसको देखते हुए मैं आशा करता हूँ पूरी तरह से कि आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये जो हमारा चैनल है वो वेल्डर ट्रेड वालों के लिए भी डेडिकेटेड चैनल है। जब आप हमारे चैनल के सेक्शन में जाएंगे तो उसके बाद आप देखेंगे प्लेलिस्ट में, तो प्लेलिस्ट में हमने जो है वेल्डर ट्रेड थ्योरी के जो है कंप्लीट कोर्स करवाया हुआ है। ये देखेंगे आप यहाँ पे वेल्डर ट्रेड का। तो जैसे ही आप जाएंगे तो मिल जाएगा आपको वेल्डर थ्योरी फुल कोर्स। और जब आप व्यू फुल प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सारी क्लासेस जो है अपलोडेड हैं। उसी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हमने ऐड कर दिया है, जितने भी ऑब्जेक्टिव सेशन हम लोग करवा रहे हैं। तो जितने भी आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो आईटीआई हो गया, सीआईटीएस हो गया, ओएनजीसी हो गया, बीआरओ हो गया, डीआरडीओ हो गया, रेलवे हो गया, बार्क हो गया, एनपीसीआईएल हो गया, कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, तो उसके लिए जो है आपकी ये क्लासेस हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है। उसके साथ साथ एक बात आपको और बता देते हैं। हमने 1000 क्वेश्चन का जो है प्रश्न पत्र तैयार किया हुआ है, जिसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। ये आप देख रहे हैं, इसको मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। तो अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसको डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी सबसे पहले नंबर पे, वहाँ से क्लिक करके आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं और सॉल्यूशन जो है आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। तो ये जो है आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन होते हैं वो बार बार वही क्वेश्चन आते हैं जो एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन जो है वो दूसरे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि आप लोगों का जो सिलेबस है ना वो लिमिटेड है। ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। तो 30 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ये जो है, और ये सारे पिछले वर्ष के प्रश्न हैं। ठीक है। सारे जो है पुराने वर्षों में पूछे गए हैं। तो ये सारी पीडीएफ लगभग 1000 क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। अब हम लोग देख लेते हैं 31 नंबर हमारा क्वेश्चन। और यहाँ से हम लोग जो है पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक, सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, सब लोग। ठीक है। तो हमारा 31 नंबर क्वेश्चन है, विभिन्न वेल्ड अवस्थाओं के लिए किस प्रकार के इलेक्ट्रोड का डिजाइन किया जाता है। देखिए, जो अलग अलग विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड इज डिजाइन फॉर वेरियस वेल्ड पोजीशन। अब देखिए, वेल्ड पोजीशन जो होती है वो अलग अलग होती है। तो हर पोजीशन के लिए हर टाइप का आपका इलेक्ट्रोड डिजाइन किया जाता है। तो वो किस प्रकार के इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड जो है वो डिजाइन किया जाता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है। तो जो भी आपका इलेक्ट्रोड डिजाइन किया जाएगा वो ऐसा डिजाइन किया जाएगा कि वो जल्दी से क्या हो जाए, फ्रीज कर जाए। ठीक है। तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। द्रुत हीमन हो जाएगा। आप हिंदी पे नहीं जाएंगे, आप कोशिश करेंगे कि ज़्यादा जो है आप जो है इंग्लिश को जो है प्रेफर करेंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो जो जल्दी से फ्रीज हो जाए यानी कि जल्दी से जम जाए। अब देखिए, इलेक्ट्रोड का जल्दी से जमने का मतलब क्या है, जब आप वेल्डिंग कर रहे हैं तो वेल्डिंग करने के बाद क्या होगा, इलेक्ट्रोड गलेगा। ठीक है। इलेक्ट्रोड गल करके आप कहाँ होगा, आपका आपके वर्कपीस पे जो आप जोड़ रहे हैं वहाँ पे इकट्ठा होगा। वहाँ इकट्ठा होने के बाद उसका सबसे बढ़िया काम आप चाहते क्या हैं, कि अगर आप जैसे मान के चलिए आप कहीं जाते हैं वेल्डिंग कराने और कोई कस्टमर आता है, आप जाते हैं कस्टमर बन करके किसी शॉप पे, वो वेल्डिंग करता है और आपसे बोल दे कि अभी 4 घंटा रुके रहिए, अभी 4 घंटा भी जो हम आपका इलेक्ट्रोड यहाँ पे पिघला के डाले हैं वो अभी पिघला है, अभी वो सूख जाए तब जाइए। तो क्या होगा, थोड़ा सा नुकसान हो जाएगा। तो हम लोग हमेशा ये कोशिश करेंगे कि ऐसा इलेक्ट्रोड लेंगे जो जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, जम जाए, जल्दी से जल्दी ठोस हो जाए और तुरंत जो है हमारा काम उसमें हम लोग दूसरा काम शुरू कर दें। ठीक है। तो ये 31 का हम लोग बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। उसके बाद एसी वेल्डन ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है, जो एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर होती है उसकी दक्षता जो होती है वो होती है 77% से लेकर के 80% तक। ठीक है। अब देखिए, परसेंट में पूछेगा तो ये है, बट पॉइंट में अगर पूछ रहा है आपसे तो 0.7 से लेकर के आप कहाँ मारेंगे, 0.8 तक। ठीक है। 0.77 से 0.8 तक। ठीक है। अब ये 0.7 इसलिए नहीं लिया जा रहा है क्योंकि 0.7 से अधिक होती है दक्षता। ठीक है। लगभग लगभग 77 से 80 के बीच में होती है इफिशियंसी, यानी कि दक्षता जो होती है वो एसी वेल्डन ट्रांसफार्मर की वो कितनी होती है, 80% होती है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है।
उसके बाद आ जाते हैं हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन पे, विच मटेरियल इज नॉट यूज फॉर मेकिंग नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। अब देखिए इसमें से कौन सा ऐसा मटेरियल है जिसका नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड जो है हम लोग बनाने में करते हैं। तो देखिए नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का मतलब ये हो गया कि जो इलेक्ट्रोड जो है खत्म ही ना हो, यानी कि जो उपभोज्य इलेक्ट्रोड ना हो। इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे, अक्षय इलेक्ट्रोड भी बोलेंगे और क्या बोलेंगे, गैर उपभोज्य। ठीक है, यानी कि जल्दी से खत्म ना हो, तो कौन सा जो है वो नहीं यूज किया जाता है। तो देखिए ग्रेफाइट, टंगस्टन और कार्बन, इन तीनों का जो प्रयोग होता है ना वो गैर उपभोज्य इलेक्ट्रोड में किया जाता है, क्योंकि ये तीनों मटेरियल क्या है, हार्ड हैं। और गैर उपभोज्य क्या होगा, जब बहुत ज्यादा मटेरियल हार्ड, अब जैसे टंगस्टन आप जान ही रहे होंगे बहुत हार्ड होता है, ग्रेफाइट हो गया, कार्बन हो गया, ये सब क्या है, हार्ड है। अब देखिए अब जब हार्ड होगा कोई मटेरियल, आप उससे क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रोड बनाएंगे, तो क्या होगा, वो जल्दी से खत्म नहीं होगा, यानी कि नॉन कंज्यूमेबल होगा। ठीक है, अब इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा नहीं यूज किया जाता है, तो सोडियम के बारे में आप लोग अगर साइंस पढ़ते होंगे तो सोडियम एक ऐसी धातु है जिसको चाकू से भी काटा जा सकता है, यानी कि सोडियम क्या है, बहुत ही मुलायम हो गया। तो इसका मतलब सोडियम का जो यूज किया जाता है वो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है, कंज्यूमेबल यानी कि उपभोज्य इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो इसमें जो है पूछा गया है कि कौन सा नॉन कंज्यूमेबल बनाने के लिए नहीं किया जाता है, तो यही होगा। ठीक है, सी, क्योंकि ये जो है सी कहाँ यूज किया जाता है, कंज्यूमेबल को बनाने में प्रयोग किया जाता है। हमने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कि ये क्या होते हैं, अच्छे हाई जो है होते हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ इनकी हाई होती है, और सोडियम क्या होता है, काफी मुलायम होता है, इसको जो है चाकू से भी काटा जा सकता है। उसके बाद मृदु इस्पात में अंतर्विष्ट कार्बन की मात्रा क्या है। देखिए माइल्ड स्टील जो होता है, माइल्ड स्टील के बारे में हमने आपको पहले भी बताया था कि माइल्ड स्टील जो होता है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है। तो मृदु इस्पात, देखिए व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कार्बन कंटेंट इन सॉफ्ट स्टील वायर। ठीक है, तो मृदु इस्पात तार में जो होता है वो आप डालेंगे 0.1% से 0.18%। ठीक है, हमने आपको बताया था 0.15%। ठीक है, तो वही है। ठीक है, तो वहां पे 0.18% दिया है, तो यही इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 0.15 से अगर आप 0.23 की जाएंगे तरफ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लो कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील। ठीक है, और ये क्या है, सबसे यानी कि डेड माइल्ड स्टील होता है, तो यही हम लोग जो है वायर में यूज करते हैं। ठीक है, यानी कि मृत मृदु इस्पात। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 34 का ए। उसके बाद आते हैं 35 पे हम लोग, आर्क वेल्डन में कार्बन क्यों उपयोग किया जाता है। तो देखिए आर्क वेल्डिंग में जो कार्बन हम लोग उपयोग करते हैं, इलेक्ट्रोड अग्र पर अधिक ऊष्मा का उत्पादन नहीं, जनरेशन ऑफ मोर हीट एट इलेक्ट्रोड टिप्स नहीं होगा ये, जनरेशन ऑफ लेस हीट एट इलेक्ट्रोड टिप। देखिए इलेक्ट्रोड के टिप पे जो होता है वो लेस जो है हीट हमारी डेवलप हो, कम ऊष्मा उत्पन्न हो, इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कार्बन का उपयोग करते हैं। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भी देख लेते हैं, कोई और ऑप्शन तो नहीं सही है। विलेपन प्रदान करना, प्रोवाइड कोटिंग, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो कार्बन होता है उसका कोटिंग से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, फिक्स पोलैरिटी इज मेंटेन, तो पोलैरिटी का भी जो है यहाँ पे कुछ भी सिनेरियो नहीं होता है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो भी हो जाएगा। एक बात आप लोग ध्यान रखेंगे, जो लोग ओएनजीसी का पेपर देने जा रहे हैं, आप लोग कोई भी ऑप्शन, जैसे आपका सेकंड ऑप्शन आपको सही मिल गया, तो आप लोग थर्ड और फोर्थ पे जरूर जाएंगे, चारों ऑप्शन आपको देखना है ये बहुत ध्यान से। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग 36 क्वेश्चन पे। हाँ, कार्बन आर्क वेल्डन की प्रक्रिया का उपयोग किस पदार्थ के लिए नहीं किया जाता है। देखिए विच प्रोसेस ऑफ कार्बन आर्क वेल्डिंग इज नॉट यूज्ड फॉर द विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल। देखिए कार्बन आर्क वेल्डिंग जो होती है वो फेरस मेटल यानी कि लौह मेटल के लिए जो है वो आयरन जिसमें होता है उसको, उसमें जो हम लोग यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो कार्बन आर्क वेल्डिंग होती है बहुत ही हल्के मटेरियल के लिए होती है। और हल्का मटेरियल क्या होता है, जैसे कॉपर हो गया, ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, क्या है, बहुत मुलायम होते हैं, यानी बहुत जल्दी गल जाते हैं। आपको ऐसे ध्यान देना है कि जिनका मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट को हिंदी में आप लोग देख लीजिएगा, मेल्टिंग पॉइंट कम हो। ठीक है, ये आप लोग ध्यान देंगे। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन पे। धातु आर्क वेल्डिंग में धनात्मक इलेक्ट्रोड का तापमान कितना होता है, तो 2600 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये वैल्यू है। आप हमारी आर्क वेल्डिंग की क्लास देखेंगे तो अब इसमें हम आपको क्या समझाएं, इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं, ये सब डाटा है। ठीक है, उसके बाद आते हैं 38 क्वेश्चन पे हम लोग,
स्थानिक वेल्डन में एक दूसरे से वेल्डित करने हेतु धातु कैसे जुड़े होते हैं? देखिए, हाउ द मेटल टू बी वेल्डेड आर कनेक्टेड टू ईच अदर इन स्पॉट वेल्डिंग। अब देखिए, स्पॉट वेल्डिंग जो होता है ना, वो क्या होता है, विद्युत का उसमें होता है पूरा काम, क्योंकि जो स्पॉट, सीम और प्रोजेक्शन, स्पॉट, सीम, प्रोजेक्शन, ठीक है, ये तीनों वेल्डिंग क्या होती हैं, रेजिस्टेंस वेल्डिंग होती हैं। रेजिस्टेंस हिंदी में लिखते हैं, बहुत लोग कमेंट करते हैं, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, ठीक है। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग यानी कि प्रतिरोध वेल्डिंग। अब प्रतिरोध कहाँ होगा? जहां पे आपका इलेक्ट्रिक कांटेक्ट होगा, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र, डायरेक्ट कांटेक्ट, यांत्रिक दाब, ऐसा इसमें कोई सिनेरियो नहीं होता, ठीक है। मैकेनिकल प्रेशर हम लोग किस में यूज करते हैं? जो ऑटोजीनियस वाली वेल्डिंग आप हमारा क्लासिफिकेशन देखेंगे तो वहाँ पे हम लोग मैकेनिकल प्रेशर का यूज करते हैं, जिसमें डिफ्यूजन वेल्डिंग आती है, फोर्ज आती है, फ्रिक्शन आती है, अल्ट्रासोनिक वगैरह आती हैं। तो उन सारी वेल्डिंग में हम लोग क्या करते हैं? मैकेनिकल प्रेशर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद 39 क्वेश्चन आपका क्या है, इनमें से कौन सा विसरण वेल्डन का प्रकार नहीं है, यानी कि डिफ्यूजन वेल्डिंग। इसमें से आपका जो है वो डिफ्यूजन वेल्डिंग कौन सा नहीं है? तो देखिए, गैस प्रेशर वेल्डिंग, निर्वात प्रेशर वेल्डिंग, और क्या है, यूटेक्टाइड फ्यूजन बॉन्डिंग, ये सारे क्या है, ये सारे डिफ्यूजन वेल्डिंग में आते हैं, ठीक है। डिफ्यूजन का मतलब ये होता है कि आपका जो मटेरियल के छोटे छोटे जो डिपोजिशन होते हैं, जो कण होते हैं, मेटल होते हैं, यानी कि जो एटम होते हैं, उनका डिपोजिशन हो जाए, उसका मतलब डिफ्यूजन होता है, ठीक है। यानी कि विसरित हो जाए वो, ठीक है। तो आपका यूटेक्टाइज फ्यूजन वेल्डिंग जो होता है वो इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तीन ऑप्शन तो होते हैं, विसरण वेल्डिंग के प्रकार हैं ये तीनों, तो इसको आप लोग याद रखेंगे, यही नहीं है, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें क्या नहीं है ये पूछा गया है। और क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत जल्दीबाजी में आप लोग देखेंगे इनमें से कौन सा विसरण वेल्डन, बस इतना पढ़ते हैं लड़के, और पहले देखिए गैस वेल्डिंग है तो टिक करके चले गए। तो आपको चारों ऑप्शन भी देखना है और क्वेश्चन को आपको देखना है कि कहाँ नहीं लगा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पे। तो पराश्रव्य में इस्तेमाल न्यूनतम आवृत्ति क्या है? अब बताइए, पराश्रव्य जो ध्वनियां होती हैं, साइंस आप लोगों ने पढ़ा होगा, कितनी बेसिक बेसिक सवाल पूछा जा रहा है। और ये पेपर है, देखिए, तकनीशियन बी वेल्डर टेक्नीशियन बी 2018 का ये पेपर है, ठीक है। तो पराश्रव्य जो तरंगे होती हैं अल्ट्रासोनिक, वो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती ही है ना। 20,000 हर्ट्ज से जब आप ऊपर जाते हैं तो वही तो होती हैं पराश्रव्य तरंगे। तो पूछा जा रहा है कि कैसा यूज करते हैं, न्यूनतम कहाँ से यूज करते हैं, तो भैया 20,000 से जो है हमारी पराश्रव्य तरंगें शुरू होती हैं, तो पराश्रव्य वेल्डन में हम लोग 20,000 से शुरू कर देंगे अपना काम। तो इसका जो है 40 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। 41 क्या है? ऑक्सीजन कर्तन प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाली कर्तन टार्च में उपलब्ध विवृतों की संख्या क्या है? व्हाट इज द नंबर ऑफ ओपनिंग अवेलेबल इन कटिंग टॉर्च यूज इन ऑक्सीजन कटिंग प्रोसेस। तो इसमें जो होते हैं वो उपलब्ध आवृत्ति होते हैं 7। ये हमने आपको थ्योरी में नहीं बताया है, ये जो है चीज़ें नई हैं आपके लिए। कुछ चीज़ें जो है आपके लिए नई हो सकती हैं, क्योंकि एग्जाम है, एग्जामिनर के दृष्टिकोण से सारी चीज़ें जो है थ्योरी से कवर नहीं होंगी। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप थ्योरी करेंगे तो भी आपका ऑब्जेक्टिव हो पाएगा, और ऑब्जेक्टिव करेंगे तभी आपकी थ्योरी जो है वो कंप्लीट होगी। कुल मिला के आपको दोनों चीज़ें जो है वो साथ में लेके चलनी है, अगर एग्जाम आपको निकालना है तो, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन पे। 42 नंबर क्वेश्चन क्या है? कार्बन स्टील वेल्डन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधियों का उपयोग नहीं किया जाता है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन नॉट बी यूज्ड वेल्डिंग कार्बन स्टील। तो कार्बन स्टील की वेल्डिंग में हम लोग क्या यूज नहीं करते हैं? तो देखिए, कार्बन स्टील की वेल्डिंग हम लोग आर्क वेल्डिंग से बिल्कुल कार्बन की वेल्डिंग कर सकते। ये कुल मिला के पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा चीज है, कौन सी वेल्डिंग है जिससे हम लोग कार्बन की वेल्डिंग ना कर पाए भाई। तो गैस वेल्डिंग से आप लोग कार्बन की वेल्डिंग काहे नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। फोर्ज वेल्डिंग से भी हम लोग कर पाएंगे, ठीक है। अब इसके क्लासिफिकेशन वगैरह आप लोगों को हम बता ही दिए हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। इसके पिछले लेक्चर में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं उसमें, ठीक है। अब जो ये अल्ट्रासोनिक सोनिक तरंगे हैं ना, ये जो होती हैं, ये किसके यूज के लिए होती हैं? ये होती हैं ब्रिटिल मटेरियल के लिए, ब्रिटिल यानी कि भंगुर पदार्थ के लिए। अब सवाल ये उठता है आप लोगों के सामने कि भंगुर क्या होता है? भंगुर का मतलब ये होता है, जैसे ईंट का टुकड़ा होता है ना, ब्रिक्स, जो लोग ईंट नहीं समझ रहे होंगे, जिससे आप लोग घर बनाते हैं, ब्रिक्स को अगर ऊपर से आप कहीं फेंकेंगे तो क्या होता है? वो टुकड़े टुकड़े में टूट जाता है, वही क्या होता है, वो उसका मतलब भंगुर है। उसी जगह पे आप जो है कोई रबड़ है आपके पास बड़ी सी,
उसको आप कितना भी ऊपर से फेंक देंगे क्या होगा, वो नहीं टूटेगा। ठीक है, तो इसका मतलब वो भंगुर नहीं है, टुकड़े टुकड़े में ना टूटे, फैल जाए लेकिन टूटे ना वो। लेकिन जो टूट जा रहा है वो भंगुर है। तो भंगुर पदार्थों की जो है वेल्डिंग हम लोग करते हैं किससे, परासर्व से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो सी हो जाएगा। इसमें नहीं उपयोग पूछा गया है। ठीक है, आई होप आप लोग समझेंगे। 43 को हम लोग देखते हैं। जंग रोधी रोधी इस्पात के लिए निम्नलिखित विधियों में से कौन सा सर्वोत्तम अनुकूल है, यानी कि विच अमंग द फॉलोइंग मेथड इज बेस्ट सूटेड फॉर स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील के लिए इलेक्ट्रिक बक्ट वेल्डिंग जो है वो बिल्कुल सही जवाब है, और सबसे करेक्ट वेल्डिंग आपकी यही होती है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील में। अच्छा, स्टेनलेस स्टील में एक एक डिफेक्ट होता है, वेल्ड डेसी। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान देंगे, आपसे पूछा जा सकता है। वेल्ड डेसी जो है वो स्टेनलेस स्टील में जो है एक समस्या उत्पन्न होती है, वेल्डिंग करते समय एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उसको हम लोग वेल्ड डेसी बोलते हैं। और इसको हम लोग कैसे सर्वोत्तम करते हैं, तो वो हम लोग, अच्छा, जंग रोधी इस्पात, इसको स्टेनलेस स्टील इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो है जंग कभी नहीं लगता। ध्यान दीजिएगा, कभी आपसे पूछ ले कि इसमें से किसमें जंग नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें क्या हम लोग ऐड करते हैं, क्रोमियम। जब क्रोमियम ऐड कर देते हैं तो स्टील में क्या होता है, जंग लगने की प्रवृत्ति जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, बाकी सीम वेल्डिंग और फ्लक्स विलेपित आर्क वेल्डिंग, ऑक्सी हाइड्रोजन वेल्डिंग, ये सब आप लोग जानते ही हैं। 44 क्वेश्चन, जंगरोधी इस्पात का अनिलन किस तापमान पर किया जाता है। तो स्टेनलेस स्टील की जो एनीलिंग है वो की जाती है 750 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे। एनीलिंग का जो माध्यम होता है ना, वो फर्नेस होता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये सब हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस क्या होती है कि कोई मटेरियल है आपका, तो उसको क्या करते हैं, आप उसको उपचारित करते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि कोई कुम्हार होता है, तो मिट्टी को क्या करता है, कोई घड़ा बनाने से पहले उसको तैयार करता है अच्छे से ना, पहले उसको गीला करता है, फिर कुछ देर तक उसको रख देता है, जिससे वो क्या हो जाए, अच्छे से जो है पूरा हर जगह पानी मिक्स हो जाए, सब हर जगह बराबर हो जाए, जो उसका गीलापन है, यानी कि उसको तैयार करता है पहले। तो इसी प्रकार से आप क्या करते हैं, जो आपकी स्टील होती है उसमें क्या करते हैं, आप ऊष्मा उपचार करते हैं, ऊष्मा उपचार। ठीक है, ऊष्मा उपचार से होता क्या है कि जैसे मान के चलिए कि स्ट्रक्चर में छोटे छोटे एटम कहीं हैं, कहीं बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, तो वो पूरा यूनिफॉर्म हो जाएगा। अगर किसी मटेरियल को हमको क्या है, वो बहुत ज़्यादा ब्रिटिल है, यानी भंगुर है, और उसको हमको क्या करना है, डक्टाइल बनाना है। जैसे ईंट हो गया आपको जो भंगुर है, अब ईंट को आपको डक्टाइल बनाना होगा, तो आप क्या करेंगे, तो उसके लिए जो है आपको जो चीज़ें करनी पड़ेंगी, तो वो क्या होती हैं, इसी प्रकार से धातु में ऊष्मा उपचार नाम का एक शब्द आता है, उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, थ्योरी में फिर कभी इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे हम लोग। तो ये ध्यान दीजिएगा कि जो एनीलिंग होती है वो कहाँ होती है, वो भट्ठी पर होती है। ठीक है, वहीं पे नॉर्मलाइजिंग कहाँ होती है, नॉर्मलाइजिंग होती है हवा में। ठीक है, ये आप लोग ध्यान देंगे। और एक केस हार्डनिंग होता है, केस हार्डनिंग वो क्या होती है, सरफेस की, यानी कि जैसे आपका पूरा ईंट हो गया ना, तो उस ईंट के बाहर साइड में, जैसे जो आपको हैमर होता है ना, वो सरफेस हार्डनिंग किया जाता है। जो हथौड़ा होता है आपका, उसमें हम लोग सरफेस हार्डनिंग ही करते हैं। सरफेस हार्डनिंग हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि उसका सरफेस जो है बहुत ज़्यादा कठोर हो जाए। ठीक है, क्योंकि उसको बहुत कठोर काम करना होता है। तो 750 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम लोग जो है वो स्टेनलेस स्टील की जो है एनीलिंग करते हैं। और कहाँ करते हैं, फर्नेस पे करते हैं, यानी कि भट्ठी में। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं आपके 45 नंबर क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सा डेवलपर का एक प्रकार नहीं है। डेवलपर का मतलब क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डेवलपर। तो ड्राई पाउडर, वाटर सोल्यूबल डेवलपर, ऑयल सोल्यूबल डेवलपर, और वाटर सस्पेंडेबल डेवलपर। तो इसके ऑप्शन में जो है हमको थोड़ा सा जो है वो डाउट लग रहा है। वाटर होगा, वाटर सोल्यूबल डेवलपर होगा, या फिर ऑयल सोल्यूबल डेवलपर होगा। ठीक है, इसको आप लोग जो है आंसर की, जो लोग पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, तो आप लोगों को जो है नीचे आंसर की मिल जाएगी। ठीक है, इसके तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। पीडीएफ आप लोग जरूर डाउनलोड करिए। कोई भी एग्जाम की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो, तैयारी सीरियस कर रहे हैं, आपको अगर लग रहा है कि हमको जॉब लेनी ही लेनी है, तो आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करिए। और ऐसे लोग जो है बिल्कुल ना लें जिनको लग रहा है कि कोई मतलब नहीं है, और जो सीरियस नहीं है एग्जाम को लेकर के, वो मत लें, पैसे वेस्ट ना करें। यहाँ से आप वीडियो देखिए, यहाँ पे जो हम सॉल्यूशन करवा रहे हैं वही पीडीएफ है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग 46 क्वेश्चन पे।
तो कितनी देर के लिए दरारों में अंतर्वेशन भीगा रहने दिया जाता है? फॉर हाउ लॉन्ग ए पेनिट्रेंट अलाउंड टू शॉक इन क्रैक्स, वो 10 से 30 यानी लगभग 30 मिनट के लिए दिया जाता है, बट यहाँ पे 10 मिनट दिया है, लेकिन आप लोग एग्जैक्ट आंसर याद करेंगे 30 मिनट। ठीक है, 30 मिनट आप लोग याद रखेंगे तो 10 से 30 मिनट जो है आप लोग देते हैं। ठीक है, टाइम। उसके बाद 47 पे हम लोग आते हैं। तो 47 आपका क्वेश्चन क्या है? किस रंग अंतर्वेशक का उपयोग किया जाता है? पेनिट्रेशन ऑफ विच कलर आर यूज्ड। तो पेनिट्रेशन के लिए किस कलर का यूज किया जाता है, ये क्वेश्चन जो है कुछ खास नहीं है, ऐसा इसमें पूछा जाने का कोई स्पेसिफिक नहीं, क्योंकि पेनिट्रेशन के लिए जो कलर कोड हम लोग यूज करते हैं वो कोई स्पेसिफाई फिक्स नहीं होता है कि हम लोग कौन सा कलर यूज करेंगे। ठीक है, तो ये 47 नंबर क्वेश्चन जो भी बच्चे किए रहे होंगे उनको पूरा मार्क्स इसका मिला होगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो है ये अधूरा है 47 का। उसके बाद आते हैं हम लोग 48 पे। तो 48 क्या है? रंजक अंतर्वेशन परीक्षण द्वारा निम्नलिखित में से किस दोष का पता नहीं लगाया जा सकता है, आपको ये बताना है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है? डाई पेनिट्रेशन टेस्ट। तो डाई पेनिट्रेशन टेस्ट के द्वारा किस चीज का हम लोग पता नहीं लगा पाते हैं? तो देखिए, डाई पेनिट्रेशन टेस्ट से हम लोग क्या क्या पता लगा लेते हैं, पहले हमको ये जानने की जरूरत है। तो अगर कहीं पे लीक होता है तो वो हम लोग जो है वो डाई पेनिट्रेशन टेस्ट से हम लोग आराम से जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, क्रैक्स कहीं पे हो गया है डेवलप तो उसको भी हम लोग, दरार हो गया तो उसको भी हम लोग, ये क्या होता है कि दोष का पता लगाने की विधियां होती हैं। ठीक है, डाई पेनिट्रेशन टेस्ट होता है, यानी कि टेस्ट जो होता है वो दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है डिस्क्रिप्टिव, यानी कि भंजक, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, डिस्क्रिप्टिव को विनाशक। ठीक है, और एक होता है अविनाशक। अगर मैं सही हूं तो, सही से ट्रांसलेट कर पा रहा हूं तो ठीक है, या फिर होगा भंजक और अभंजक। ठीक है, तो देखिए, भंजक में क्या होता है, अगर वेल्डिंग करने के बाद, भाई वेल्डिंग करने के बाद अब उसकी टेस्टिंग तो जरूर करेंगे कि हमारा सही से वेल्ड हुआ कि नहीं, ऐसे तो सप्लाई कर नहीं देंगे। तो भंजक में क्या होता है कि उसको अच्छे से हम लोग तोड़ फोड़ के देखते हैं, यानी अगर उसका मजबूती हमको देखना हो गया कि कितना मजबूत है, तो उसको हम लोग पहले क्या करें, खूब खींचेंगे और देखेंगे कितना खींचने पे वो टूट जा रहा है। तो इसका मतलब मटेरियल जो हमारा वेल्ड किए हैं वो हमारा भंजक है, टूट जाएगा, तो वो भंजक के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब भंजक में क्या होता है कि जैसे अल्ट्रासोनिक हो गया, एक्सरे हो गया, इस ये सारे जो टेस्टेड होते हैं वो अभंजक में, अविनाशक में आते हैं। ठीक है, तो फोर्जिंग डिफेक्ट भी जो है हम लोग इससे आराम से पता कर सकते हैं। तो बचा क्या हमारा, नॉन मेटालिक और इनोकुलेशन। ठीक है, तो इसका जो है आधात्विक समावेशन का हम लोग जो है दोष का पता नहीं लगा पाते हैं, आप लोग को ध्यान देना है। 49 क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ब्लोटिंग के लिए कितना समय लगता है? तो ब्लोटिंग के लिए 10 मिनट का टाइम दिया जाता है। डाटा है ये सब, इनको आप याद करेंगे, इसमें कुछ समझाने लायक है नहीं। आप लोग ये कमेंट मत करिएगा कि पहले क्लास में अच्छे समझाए थे, इसमें नहीं, क्योंकि इसमें ऐसी ऐसी चीजें आ रही हैं कि सब डाटा वाली चीजें हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन पे। तो चुंबकीय कण निरीक्षण से, ये देखिए मैग्नेटिक टेस्ट आ गया यहाँ पे, मैग्नेटिक प्रैक्टिकल इंस्पेक्शन आ गया। ठीक है, तो मैग्नेटिक टेस्ट से जो है निम्नलिखित दोषों में से किसका पता नहीं लगाया जा सकता। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं ना डियर, बहुत खतरनाक होते हैं, जो नहीं लगाने के लिए बोलते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि आपको चीज़ें तीनों पता होनी चाहिए, जो है इसका क्या क्या होता है, तब आप नहीं वाले को टिक कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या क्या जो है चीज़ें होती हैं, हम सबसे पहले ये देख देते हैं। जो क्वेंचिंग क्रैक्स होता है, अब क्वेंचिंग क्रैक्स का मतलब हो क्या होता है, जैसे क्वेंचिंग का मतलब ये होता है कि आप कभी देखे होंगे कोई गर्म चीज़ होती है, जैसे आप खाना वाना कभी बनाए होंगे, तो आप देखते होंगे जो जिसमें आप रोटी सेकते हैं, जो तावा होता है उसमें आप कभी पानी का छिड़काव करेंगे तो एकदम छन से आवाज़ आती है, तो वो क्या होता है, वो क्वेंचिंग ही होता है। ठीक है, कभी आप देखे होंगे किसी ब्लैक स्मिथ के पास गए होंगे, लोहार के पास गए होंगे, तो वो क्या करता है, वो पहले खूब गर्म करता है, लाल कर देता है मेटेरियल को, उसको ठोंकता पीटता है, लास्ट में उसको पानी में डाल देता है, और पानी में डालते हैं एकदम छः से बहुत तेजी से छींक से आवाज़ आती है, तो वो क्वेंचिंग करता है उसको। ठीक है, क्वेंचिंग मतलब होता है कि सडन कूलिंग, यानी कि द्रुत शीतलन। हाँ जरूर, द्रुत शीतलन या शीघ्र शीतलन, शीघ्र शीतलन। तो इसका भी हम लोग क्या करते हैं, पता इससे लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर थर्मल क्रैक्स आ जाता है तो वो भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, इसमें चेक कर सकते हैं, और फटी क्रैक्स जो है वो भी हम लोग जो है इससे पता लगा सकते हैं। तो बचा क्या आपका, सरफेस क्रैक्स जो होता है वो प्रयोग नहीं कर सकते, उसको हम लोग चेक नहीं कर सकते हैं, किससे, मैग्नेटिक टेस्ट से। ठीक है,
आ जाइए 51 क्वेश्चन पे। तो 51 क्वेश्चन है, चुंबकीय कण परीक्षण से निम्नलिखित पदार्थों में से किसका परीक्षण किया जाता है। तो देखिए ये यहाँ पे आ गया मैग्नेटिक टेस्ट। देखिए मैग्नेटिक टेस्ट आप किसके करेंगे, चुंबक का प्रयोग आप कहाँ पे करेंगे, स्टील पे करेंगे, जो भाई चुंबक से चिपकेगा, नहीं तो किसी और में तो करेंगे नहीं आप। तो शोल्डर में आप करेंगे नहीं, ब्रॉन्ज में आप करेंगे नहीं, ब्रॉस में आप करेंगे नहीं, तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस्पात है, स्टील है, फेरस है। ठीक है, फेरस यानी कि जिसमें लोहा रहेगा, और स्टील क्या है, फेरस मेटल, ये सब क्या है, नॉन फेरस है। तो इसलिए जो है हम लोग फेरस में ही यूज करेंगे, आपको ऐसे ध्यान देना, मैग्नेटिक है, चुंबक है। तो ये रहा आपका कॉन्सेप्ट चुंबक वाला। अब आ जाते हैं हम लोग 52 क्वेश्चन पे। 52 क्वेश्चन क्या है, कौन सा धारा अधस्तल अशांतत्य का पता लगाने में सहायक होता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग हिंदी पे कोशिश करिए कि हिंदी से आप लोग स्किप करिए, ठीक है, क्योंकि जो हिंदी होती है ना बहुत खतरनाक होती है। तो विच करंट इज हेल्पफुल इन डिटेक्टिंग सब सरफेस डिसकंटिन्यूटीज। ठीक है, तो जो फुल वेव डीसी होती है वो डिसकंटिन्यूअस सरफेस की जो है डिसकंटिन्यूटीज को जो है वो डिटेक्ट करती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग 53 पे। ठीक है, तो प्रतिदीप्त विलेपन के साथ चुंबकीय कणों को किस प्रकाश के नीचे देखा जाता है। मैग्नेटिक पार्टिकल्स विद फ्लोरोसेंट कोटिंग आर सीन अंडर विच लाइट। तो अगर फ्लोरोसेंट की कोटिंग हो गई है मैग्नेटिक पार्टिकल पर, तो उसको हम लोग देखने के लिए अल्ट्रा वायलेट रेस का हम लोग यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, अल्ट्रा वायलेट का यूज करते हैं। तो अल्ट्रा वायलेट यानी कि पराबैंगनी होता है, तो इसलिए इसका जो करेक्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आ जाइए 54 पे। हाँ, व्हाट इज द हीट जनरेटेड इन एडी करंट ऑपरेशन। ठीक है, तो देखिए एडी करंट ऑपरेशन में जो हीट डेवलप होती है वो आई स्क्वायर आर होती है। ठीक है, ये फॉर्मूला है। 55 पे अगर हम लोग आते हैं तो वो क्या होती है, एल्यूमिनियम चादरों के बीच में सरेस रेखा की मोटाई को मापने के लिए चादर की मोटाई क्या होनी चाहिए, तो 1.6 mm। ये डाटा है, इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद 56 नंबर क्या है, एक्सरे द्वारा निर्मित फिल्म को क्या कहा जाता है। एक्सरे, एक्सरे भी क्या है, एक प्रकार की टेस्टिंग होती है। ठीक है, एक्सरे टेस्टिंग होती है आपकी, बट इसमें क्या कहा जा रहा है, एक्सरे द्वारा जो है वो क्या बनाया जा रहा है, फिल्म बनाई जा रही है। तो उसको आप लोग क्या बोलेंगे ये आपको बताना है। तो वो होता है एक्सोग्राफ। ठीक है, एक्सरे द्वारा जो फिल्म बनाई जाती है उसको हम लोग एक्सोग्राफ बोलते हैं। उसके बाद 57 पे आते हैं, शुद्ध लोहा का गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर आयरन। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर आयरन कितना होता है, लगभग 1550 डिग्री सेंटीग्रेड। सभी बच्चे याद करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको करेक्ट याद करना है। तो लगभग 1532 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, उसके बाद 58 क्वेश्चन आपका क्या है, गलन को जड़ीभूत करने पर लोहा, कौन सा लोहा बनता है। विच आयरन इज फॉर्म्ड व्हेन द मेल्ट इज फ्रोजन। ठीक है, तो ये एक आयरन कार्बन डायग्राम होता है, आप लोग को बहुत जो है उसके बारे में नहीं पता होगा। तो ये जो है ये कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, सही से हमसे डायग्राम बन भी नहीं रहा है, तो कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, तो इसमें जो है अल्फा बीटा गामा डेल्टा होता है। तो ये पूछा जा रहा है विच आयरन इज फॉर्म व्हेन द मेल्ट इज फ्रोजन, जब जम जाता है तो क्या होता है, वो डेल्टा होता है। ठीक है, ये आयरन कार्बन डायग्राम होता है। ठीक है, जिसमें एक साइड टेम्परेचर दिखाते हैं, एक साइड कार्बन की परसेंटेज दिखाते हैं, आपसे ये भी पूछ सकता है। ठीक है, तो एक रेखा पे हम लोग तापमान प्रदर्शित करते हैं, एक रेखा पे हम लोग क्या करते हैं, कार्बन की परसेंटेज बताते हैं। तो ये जो है जहाँ पे जमता है उसको हम लोग डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, ये ऐसे होता है जैसे यहाँ पे क्या होता है, अल्फा होता है, यहाँ पे बीटा होता है, और यहाँ पे डेल्टा होता है। ठीक है, ऐसे। गामा लोहा में जालक का क्या प्रकार है, व्हाट इज द काइंड ऑफ लैक्टिस इन गामा आयरन। ये क्वेश्चन जो है बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन जो है देखिए, जब आपका एग्जाम होता है ना, तो देखिए उसमें जो है वो 60% जो क्वेश्चन होते हैं वो ऐसा होता है कि सब कर जाएं। ठीक है, एवरेज स्टूडेंट जो भी होते हैं वो कर जाएं। ठीक है, उसके बाद
20% क्वेश्चन होते हैं जो नहीं पढ़ा है, आईटीआई किया बस है बिल्डर से, तो वो भी कर जाएगा, ठीक है। यानी कि सारे लोग उसको कर जाएंगे। अब जो 20% क्वेश्चन होता है वो बहुत ही टफ होता है, ठीक है, वो बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन होता है। तो जो लोग 60 ये एवरेज वाला और सिंपल वाला भी जो कर लेते हैं उन्हीं का सिलेक्शन भी हो जाता है। ये 20 जो है आपको नहीं भी पढ़ना है, क्योंकि ये जो है ये सारे क्वेश्चन जो आप गामा लोहा में जाला का जो प्रकार है, तो ये इसका जो भी, यानी कि ये जो भी सिलेबस है ये जो है आपका डिफरेंट है, ठीक है। ये मैकेनिकल की जो लोगों ने डिप्लोमा बीटेक किया होगा उनको ये बताई जाती हैं चीज़ें। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा एफसीसी होगा, आप लोग ध्यान रखिएगा, हो सकता है पूछ ले कभी। लेकिन ये चीज़ें जो है आपको पढ़नी नहीं है, इसलिए मैंने जो है वहाँ पे आपको डिस्क्राइब करने की कोशिश नहीं की है, ठीक है। 60 नंबर पे आते हैं हम लोग। तो 60 का है अल्फा लोहा केबल। तो अल्फा लोहा लोहा जो है वो केवल रूम टेम्परेचर पे जो है हमको मिलता है। यानी कि रूम टेम्परेचर पे इस समय जो हमारा लोहा है वो क्या कहलाएगा, वो अल्फा लेवल कहलाएगा, ठीक है, अल्फा लोहा कहलाएगा। तो 60 का क्या है वो बी हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे इसका जो है आंसर के नीचे दिया हुआ है। तो जो भी लोग पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, ठीक है, आप लोग आराम से पीडीएफ डाउनलोड करिए, इस पीडीएफ को पढ़िए, इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप देख रहे होंगे, ठीक है। ये देखिए सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। और ये सारे क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे देखने को, ठीक है। देख रहे हैं चित्र के साथ जो है सारे क्वेश्चन है, आंसर की उसके नीचे ही लगा दी गई है। ये देखिए बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन जो है आपके लिए जो है तैयार किए गए हैं। ये चित्र अच्छे अच्छे जो है सारे सेट किए हुए हैं, ठीक है। तो इस ये जो है आप देखेंगे पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें जो है डेफिनेटली क्लियर होंगी। ये देखिए यहाँ पे सारी अच्छी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे सबमर्ज करके हमने बना दिया है, ठीक है। तो आई होप आपको आज की ये क्लास जो है अच्छी लगी होगी, और आप लोग एनजीसी की तैयारी कर रहे हैं, मस्त बेहतरीन तरीके से तैयारी करते रहिए। किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो आप लोग जो है वो कमेंट कर सकते हैं नीचे। कोई अन्य क्लास आपको स्टार्ट करवाना है, थ्योरी अगर आप चाह रहे हैं कि मैं फिर से स्टार्ट करूँ अच्छे से नए सिरे से, तो उसके लिए भी आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। बाकी इस वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो पे व्यूज़ कम आ रहे हैं, देख लोग कम रहे हैं, लाइक कम कर रहे हैं, इसलिए हमारा मोटिवेशन का जो लेवल है वो घट रहा है। मेन दिक्कत ये है, इसलिए जो है थोड़ा सा जो है क्लासेज आपकी डिले होती हैं। बाकी सब लोग मस्त रहिए, अच्छे से रहिए, और पेपर एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए। बेस्ट ऑफ लक सबके लिए। धन्यवाद।